हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे हमारा पीपीएससी 110 का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, असाइनमेंट क्वेश्चंस, ये सब डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी। तो मैंने आपको अभी तक 1 से लेके 8 यूनिट तक के सबके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा दिए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये बात आप कहीं लिख लो कि हाँ भाई, पेपर तो इसी में से आने वाला है। ठीक है। 100% तो नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई पेपर तो मैंने नहीं बनाया है, और मैंने बनाया भी होता तो भी मैं नहीं बताती कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ कि हाँ, इन्हीं में से ही आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही होने वाले हैं। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। ओके। तो यूनिट 9 से हमको स्टार्ट करना है। यूनिट 9 से लेके यूनिट 13 तक हम कंप्लीट करने वाला है। तो करते हैं शुरुआत भाई। तो हमने देखना है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 9 में से आपको दो टॉपिक इंपॉर्टेंट डालना है। एक तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है। देन उसके बाद एक ये जो इंडिया का केस है, थ्रेट ऑफ टेररिज्म, ये आप डाल लो। ठीक है। ये आप डाल लो। और ये टेररिज्म वाला मैं आपको बीपीएससी 104 से कराऊंगी। बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है वहां से, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा वहां से। ठीक है। लिखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी। और यहाँ से आपका ये जम्मू कश्मीर वाला बोल रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और इसी से ही क्वेश्चन बन रहा है हमेशा। तो इसको जरूर करके जाना। ठीक है। तो इसमें से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये दो टॉपिक करने हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हीं के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर किसी को लगता है कि भाई देखो, हमको तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, तो आप पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बात है ये। अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, अब तो टाइम नहीं है, दिमाग में इतनी चीजें नहीं भर पाएंगे, तो इसलिए आप इन्हीं के ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ओके जी। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है, उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है जी भाई। जब आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को पढ़ने वाले हो, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है। ओके। तो बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो फोकस करता है किसके ऊपर, जो फोकस करता है स्टेट के रिलेशन के ऊपर, कि भाई कंट्रीज के आपस में कैसे रिलेशन है। तो वह हमारा होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे मेनली कुछ चीज के मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके पास डील किया जाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, अलायंस, डिफेंडिंग बॉर्डर। सिंपल सी बात है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, हमारी नजरों में सिक्योरिटी का मतलब है कि तुम्हारे पास मिलिट्री ज्यादा होनी चाहिए, कि कल को तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो तुम्हारे पास इतनी मिलिट्री होनी चाहिए जो रिटेलिएट कर सके। ठीक है। जो अपना बदला ले सके, मतलब लोग सिक्योर होने चाहिए। ठीक है। आप अपने बॉर्डर को डिफेंड करके रखो। आपका बॉर्डर आपका होना चाहिए, बाहर के लोग आके आपके बॉर्डर को ना कब्जाए। ठीक है। आपके लोग आपके हाथ में है, उनकी सिक्योरिटी। अब बाहरी कोई हमला नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। ठीक है। मतलब तुम्हारी कोई चीज है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई खाना है, जैसे पिज्जा है तुम्हारे पास। अब वो पिज्जा तुम खाओ, तुम्हारा है, ठीक है, वो सेफ है, मतलब वो पिज्जा सिक्योर है। लेकिन तुम्हारा पिज्जा अगर किसी और ने खा लिया, तो वो सिक्योरिटी नहीं होगी। तुम्हारा पिज्जा जब सिक्योर होगा जब तुम उसको खुद खाओगे। अब इसका मतलब तुम उसको फेंको, खाओ, उसका चटनी बनाओ, कुछ भी करो, वो मैटर नहीं करता। आप बोलो पिज्जा की भी चटनी बोल रही है, नहीं भाई कुछ नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको खाओ, फेंको, कुछ भी करो वो उसके साथ, वो तुम्हारा पिज्जा है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो तुम्हारी बाउंड्रीज है, जो तुम्हारा खुद का एरिया है, वो तुम्हारे हाथ में है। इसके ऊपर बाहरी कोई अटैक नहीं होना चाहिए। जब अटैक नहीं होगा तो माना जाएगा यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सिक्योर है। ये सिक्योरिटी है इनका कहना। ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है अंदर के लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, बहुत से इश्यूज को कवर करती है। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली बस मिलिट्री के ऊपर ही फोकस नहीं किया जाता कि देखो भाई मिलिट्री अटैक आप रिटेलिएट कर सको, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बोलते बहुत सारी चीजें आती है सिक्योरिटी के अंदर। टेररिज्म, बाहर के लोग जब आके हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करते हैं,
तो हम थोड़ी नहीं बोलेंगे कि हम सिक्योर है, वो सिक्योरिटी थोड़ी नहीं होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर आपको कोई किडनैप करके लेके जाता है और मैं बोलूं आप भाई सिक्योर हो, ये सिक्योरिटी थोड़ी नहीं होगी, है ना? वो सिक्योरिटी थोड़ी नहीं होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, सिक्योरिटी नहीं आती। ड्रग ट्रैफिकिंग होना, ये सिक्योरिटी के अंदर नहीं है। इलीगल माइग्रेशन, लोग इलीगली एक से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं है। इन्वायरमेंट इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, अब तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, बाहर निकल गए तो चक्कर खा के गिर जाओगे, और ज्यादा दूर चले गए तो फिर भाई पता नहीं क्या ही होगा। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगी आप सिक्योर हो। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आप सिक्योर रहोगे नहीं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी के अंदर नहीं आएगा। तो बोला जाता है सिक्योरिटी जहां पे हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलर मिलिट्री नहीं होता, उसके बाहर भी कुछ इश्यूज होते हैं। ये मेनली प्रोमिनेंट कब हुआ था, तो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हमारा काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है वर्ल्ड से कोल्ड वॉर के बाद, स्पेशली जब 9/11 अटैक होता है अमेरिका के ऊपर, तो तब से हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब की पॉइंट्स क्या है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, नए नए टाइप के थ्रेट्स इसने अपने अंदर क्या करा है, कवर किया है। इसने बस ये नहीं बोला है कि देखो भाई मिलिट्री है तो ही है, नहीं, इसने टेररिज्म को, इन्वायरमेंट डैमेज, इन सब को एक थ्रेट माना है कि ये भी भाई एक थ्रेट है, ठीक है, ये भी थ्रेट है। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे ट्रेडिशन मतलब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हमारे क्या करता है, ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और वॉर पैदा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वॉर वगैरह हो जाता है। इन्होंने जो अपना व्यूअर्स को बड़ा किया है, किसी एक छोटे मिलिट्री तक ही नहीं रखा है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेट की बाउंड्रीज तक ही नहीं रखा है, ग्लोबलाइजेशन से लिंक किया है। मतलब जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उससे हमारे थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग पहले इतने माइग्रेट नहीं कर पाते थे, लेकिन आज बहुत कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों का मूवमेंट करना बहुत इजी हो गया है। तो बोलते हैं इससे कंट्रीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब कंट्रीज अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट हो गए हैं। नीड टू कॉपरेशन, इस चीज को कॉपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई एक कंट्री इसको टैकल नहीं कर सकती है, बहुत सारी कंट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एफर्ट मारने पड़ेंगे, तब जाके ये एनटीएस के थ्रेट्स कम होंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लार्ज स्केल पे रैपिड स्प्रेड हो रहा है, आज के टाइम पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग बहुत तेजी से हो रही है, इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे पार्ट सोसाइटी के वो ग्लोबली कनेक्ट होते हैं। चैलेंज ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, सभी के लिए है, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेट इस थ्रेट को हैंडल नहीं कर सकती है। सभी नेशन को आना पड़ेगा, इंटरनेशनली इस चीज का जवाब देना ही पड़ेगा, और इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बता देने का है। आगे हम चलते हैं इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, तो इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं। ये इंसर्जेंसी मैं नॉर्थ ईस्ट लास्ट में कराऊंगी, तो दिक्कत नहीं लेने का है, क्योंकि मुझे पेपर ढूंढनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं यूनिट 10 के ऊपर। तो यूनिट 10 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं। रिफ्यूजीज एंड माइग्रेशन ये आपका टॉपिक है। तो इसके अंदर आपका है कौन कौन सा टॉपिक, तो देखना पड़ेगा रे बाबा। इसके अंदर एक तो कॉन्सेप्चुअल एनालाइज ऑफ माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, भाई आपको बताना है माइग्रेशन क्या होता है, रिफ्यूजीज कौन होता है, ये वाला टॉपिक 10.2 वाला। एंड 10.7 इंडिया क्या क्या, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, इंडिया का क्या रिस्पेक्शन है किसको लेकर, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, तो ये आपको करना है 10.7 ये वाला, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। तो हम बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, कुछ छोटा मोटी चीज नहीं है। मतलब माइग्रेशन जब लोग एक से दूसरी जगह पे उठ के जाते हैं, तो वो जब लोग उठ के जा रहे हैं ना, वो एक कारण से नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जब एक इंसान एक देश को छोड़ के कहीं और जा रहा है ना, उसके पीछे एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। कौन कौन से रीजन है, जैसे ट्रेड, लोग ट्रेड करने के लिए जाते हैं,
कल्चर एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं, जियोपॉलिटिक्स कोई रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं माइग्रेशन के लिए, काम के लिए जा रहे हैं, फैमिली रियूनियन के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है? कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल गया है तो उनको लग रहा है कि भई हमारी तो जान खतरे में है, तो हमको यहाँ से भग के कहीं और जाना पड़ेगा। डिज़ास्टर आ गया है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया है, वहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल खराब है, ठीक है? लैक ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, उनको लग नहीं रहा कि हम यहाँ पे सिक्योर रहेंगे तो दूसरे देश से चलते हैं, वहाँ पे सिक्योर रह लेंगे, ठीक है? कैटेगरी ऑफ माइग्रेशन, तो यूएन ने क्लासिफाई करा है इंटरनेशनल माइग्रेशन को एक तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की कैटेगरी के अंदर, कि कुछ लोग जो माइग्रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आके जाके हमारे देश में बैठ जाते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई अभी तो अपने देश की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो थोड़ी देर बाद जब हमला-वमला खत्म हो जाएगा या जो भी कारण की वो आए हैं जिस कारण की वजह से, जब वो कारण पूरा अपना ठीक हो जाएगा, तो हम चले जाएँगे, ठीक है? तो वो छोटे टाइम के लिए होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये ऑफर करती है ब्रॉडर डेफिनेशन कि देखो भाई, अगर कोई भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है, मतलब जो उसका खुद का बॉर्डर है, मतलब सिंपल सी बात, अगर कोई इंसान अपने स्टेट से निकल के कहीं और जा रहा है, ठीक है, कहीं और जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, बोलेंगे माइग्रेशन। अब माइग्रेशन को हम मतलब इजीली पता नहीं कर सकता है कि कहाँ से लोग ज़्यादा माइग्रेट होके आ रहे हैं, कहाँ को वो जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि हर एक कंट्री का जो मेथड है, इनको काउंट करने का वो अलग है, ठीक है? नंबर ऑफ माइग्रेशन हर एक कंट्री के लिए अलग है, और हर एक कंट्री जब काउंट करती है माइग्रेशन की कैटेगरी को तो अलग-अलग वेज से करती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको काउंट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। रिफ्यूजी स्टेटस एंड प्रोटेक्शन, रिफ्यूजीज जो कि हमारे वो लोग होते हैं जो कि भाग के आ जाते हैं अपनी होम कंट्री से। होम कंट्री जैसे तुम अपने घर से भाग के चीनू के घर चले गए हो खेलने के लिए, तो वो तुम्हारा घर थोड़ी नहीं होगा, वो तो चीनू का घर है। तुम तो अपने घर से भाग के आ गए ना, कि मम्मी से दुबक के डर, मतलब ऐसे छुप छुप के निकल के आ गए कि भाई खे मम्मी ने पढ़ने के लिए बोला है पर अपन तो खेलेगा, अपन को कोई टेंशन थोड़ी ना है। तो तुम अपने होम से निकल के किसी और के घर पे चले गए हो, वो तुम्हारा घर नहीं है। तो ऐसे ही जो रिफ्यूजीज होता है वो लोग होता है जो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत बेकार सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, और हमको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। हमारी जान चली जाएगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनको लगता है कि भाई देखो हम तो कहीं और चलेंगे, इससे अच्छा तो कहीं और ही चले जाएँ। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है स्पेशल लॉज़ के थ्रू, जहाँ पे इनको सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए। तो रिफ्यूजिस्ट इसको डिफाइन किया गया था 1951 के अंदर रिफ्यूज कन्वेंशन के थ्रू। मतलब अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि भाई देखो मेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है मेरे देश के अंदर, तो मेरे को तो भाई बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? अगर तुमको अपने घर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब भाई अब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तुम्हारा जो डर लेवल है वो बिल्कुल बढ़ चुका है, ठीक है? जैसे तुम अपनी नानी के घर गए, ठीक है? नानी के घर गए हो, अब नहीं तुमने एक नया घर लिया, अब उसके अंदर तुमको रात को डरावने-डरावने सपने आ रहे हैं, या फिर रात को सोते-सोते पायल की सी आवाज़ आ रही है, या किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, तुमको लगेगा यार यहाँ पे तो कोई डायन-वायन है। अपन को तो बहुत डर लग रहा है, भाई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिल रही है, और आप हो अकेले उस कमरे में, तो आप तो भाई वहाँ से फुल स्पीड से निकल जाओगे। तो ऐसी कुछ इनकी हालत होती है। थोड़ा-सा फ़नी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट में जाना है। तो वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, जैसे अफ्रीकन यूनियन 1969 के अंदर कार्टेगना डिक्लेरेशन हुआ था, जहाँ पे इसको ब्रॉड किया जाता है इसकी डेफिनिशन को, और मतलब बताया जाता है कि यार बहुत सारे कोई बाहरी जब एग्रेशन होता है, या ये लोग ऑक्यूपेशन के लिए जाते हैं, जब उनको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो उस वजह से क्या करते हैं, लोग माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, इनको चाहिए भाई जगह, इनको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। इनको चाहिए कि कोई हमको रखे थोड़े दिन के लिए, ठीक है? आगे हम देखते हैं, आगे डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा मतलब भाई जब लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता नाता तोड़ दिया, नहीं। वो कनेक्ट रहते हैं अपने घरवालों से, अपने रिश्तेदार से। आज के टाइम पे माइग्रेशन बहुत ईज़िली हो चुका है। लोग आज माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन वो होम कंट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है? जैसे आज किसी का बच्चा है, वो अमेरिका गया है पढ़ने के लिए,
तो ऐसा थोड़ी नहीं उसकी मम्मी उसे कॉल करना भूल जाएगी या अपने बेटे को याद ही नहीं रखेगी, ऐसा थोड़ी नहीं है। भाई डेली वीडियो कॉल करेंगे, बेटा क्या कर रहा है, बेटा खाना खा लिया, बेटा नींद पूरी हो गई, बेटा पढ़ाई की, तो ऐसे वो बात करेगी, उसे कनेक्ट रहेगी। ठीक है, तो आज के टाइम पे ये हो रहा है। तो कभी कभी जो मतलब लोगों को एक से दूसरी कंट्री पे जब जाने के लिए कभी कभी होम कंट्री में फोर्स किया जाता है कि भाई तुमको यहाँ से निकलना है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी होम कंट्री को लीव करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे वॉर है, डिजास्टर है, हम यहाँ पे सेफ नहीं रह सकते, किसके अंदर, अपनी कंट्री के अंदर अब ज्यादा टाइम नहीं टिक सकते, तो मतलब उनकी कंट्री में ही उनको फोर्स किया जा रहा है कि यहाँ से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। पीपल मूव इलीगली अनमिक्स्ड ग्रुप, लोग बहुत ज्यादा इलीगली क्या होते हैं, मूव करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देखा होगा आपने। असम के अंदर जो असम मूवमेंट चला था, वो आंसू मूवमेंट, वो किस लिए चला था? जब असम अकॉर्ड हुआ था, इसलिए तो चला था क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे थे, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है। क्योंकि हमारी कंट्री में जो बाहर से लोग बढ़ चढ़ के आएंगे, बहुत ज्यादा लोग आएंगे। हमारी रिसोर्स, हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, हमारे पास हमारी पूर्ति हो जाए वही काफी है। बाहर के लोग आएंगे तो उनके लिए कहाँ से लेकर आएंगे, है ना? तो वही, तो बोलते हैं कि देखो इनको भेजना ही इनकी कंट्री में काफी डेंजरस हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे घर में कोई एक वक्त की रोटी लेने के लिए आया है और उसको भाई बहुत भूखा है वो काफी टाइम से, और तुम उससे बोल दो कि भाई नहीं मैं नहीं दे रहा रोटी, तो वो काफ़ी बुरा होगा ना, वो तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होगा कि वो इंसान एक उम्मीद रख के आया है, उसको बाहर खाना नहीं मिला है, तो इसलिए वो आपके घर में आया है कि चलो 2 रोटी है, 1 रोटी तो मिलेगा, तो आपने उसको भगा दिया है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा होता है, जब इनको लग रहा होता है कि भाई हम यहाँ पे सेफ नहीं है, हमारी जान को खतरा, तो हमको दूसरे देश जाना पड़ेगा। अब तुम उनको वहाँ पे भेज रहे हो, उन्हीं के देश से, जिससे वो आए हैं, जहाँ से उनको परेशानी थी, और भेज रहे हो, तो भाई फिर तो ये तो गलत हुआ ना, तो ये दिक्कत है। आगे बात करते हैं इंडिया का, हम देखते हैं इंडिया का तो इंडिया का क्या पर्सपेक्शन है और क्या रिस्पॉन्स है। तो इंडिया ने मतलब जो ये 1951 के अंदर रिफ्यूजीज कन्वेंशन हुआ था, इसको साइन नहीं करा था, बल्कि इंडिया बहुत लार्जेस्ट रिफ्यूजीज पॉपुलेशन होस्ट करता है साउथ एशिया के अंदर। और मतलब जो साउथ एशिया उसी का पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर उनको माना जाता है फॉरेनर्स, मतलब बाहर से आए ये लोग, अब वो कहाँ से आए वो मैटर नहीं करता है, इनके लिए कोई फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में नहीं बनाया हुआ है रिफ्यूजीज प्रोटेक्ट करने के लिए, या इनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजीज आए हैं, जैसे जो हमारा 1947 का जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत से लोग पाकिस्तान के इंडिया के अंदर आए थे। जब चाइना ने तिब्बत को क्लेम कर लिया था, तो उस टाइम पे तिब्बत के लोग इंडिया के अंदर आए थे, दलाई लामा, आपको याद होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग होता है, मतलब जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बनता है, लेकिन उससे पहले जो अत्याचार हो रहे थे बांग्लादेश के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग माइग्रेट होते हैं। श्रीलंका, जहाँ पे शिनहालास का वो अलग ही चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे, उससे पहले भी श्रीलंका से बहुत सारे लोग आते हैं, और अभी भी आते होंगे तो पता नहीं। अफगानिस्तान पता नहीं आते होंगे, वैसे तो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, ईरान से, म्यांमार से, सूडान से, ये सभी लोग आते हैं, लेकिन छोटे नंबर में आते हैं। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आज भी लोग माइग्रेट होते हैं। म्यांमार से आज रोहिंग्यास आता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हमको दिखता है मेनली प्रोमिनेंट पे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई आते ही नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं। मेनली जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोलती है ये हमारे लिए एलियन की तरह है, लेकिन हमने इनके लिए एक एक्ट बनाया है 1946 के अंदर, जिसको फॉरेनर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनको रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और थोड़ा सा इनके लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि देखो भाई, जो इंडिया है वो, उन्होंने साइन नहीं करा है, पता ही है कि हमने रिफ्यूजीज कन्वेंशन को साइन नहीं करा है, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं इनको रहने के लिए ग्रांट देते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे बाहर से कोई इंसान आ रहा है, हम उसको उल्टा नहीं भगाते हैं। बहुत सारे रिफ्यूजीज ग्रुप आते हैं, श्रीलंका, तमिल, तिब्बतन, चकमास, बंगाल से, सॉरी बांग्लादेश से, और बंगाल तो अपना ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कभी कभी सपोर्ट करती है इनको डायरेक्टली कि देखो भाई इनको प्रॉब्लम हो रही है अपने देश में, तो आए हैं, तो सपोर्ट किया जाता है। इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी रहता है।
अब जब रिफ्यूजीज आते हैं तो उससे इश्यूज क्या है, जब रोहिंग्यास आते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्थ ईस्ट वाला तो इलाका ऐसा ही है, हमारा पता है काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है। तो रोहिंग्यास जब हमारे यहाँ पे माइग्रेट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है। लेकिन हम वेलकम भी करते हैं, भाई आओ, अगर आपको दिक्कत है तो कोई इतनी बड़ी हमारे लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी वो हमको दिक्कत भी दे जाती है चीज़ें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना था। देन उसके बाद हम यूनिट 11 पे चलते हैं। तो यूनिट 11 क्या बोलता है देखते हैं हम। आपके दो चैप्टर और रहेंगे, 12 चैप्टर में से वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 11 चैप्टर में से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो खोलो जी यूनिट 11 को। यूनिट 11 को खोलोगे, ह्यूमन सिक्योरिटी, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड यूएनडीपी डेफिनेशन। ठीक है, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टॉपिक इसका, यूएनडी पे डेफिनेशन वाला, कि आपको ह्यूमन सिक्योरिटी को डिफाइन करना है। देन उसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दो टॉपिक बताना है। तो जल्दी जल्दी से करते हैं थोड़ा। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड यूएनडी पे डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी को डिफाइन किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको भी यूएनडी पे बोलते हैं। और ये बताते हैं कि देखो भाई, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 7 की एरियाज बताते हैं। पोटेंशियल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, सॉरी पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि आपका एक एक्सेप्ट हो गया बस आपको सिक्योरिटी है, नहीं। अगर आपके यहाँ पे आपको पॉलिटिकली सिक्योरिटी है, मतलब आपके पास ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, आप फ्री हो पॉलिटिकल प्रेशर से, ठीक है, मतलब कोई दबाव नहीं है आपके पास, ठीक है, तो ये आपका पॉलिटिकल सिक्योरिटी होगा। इकोनॉमिक, कि आपके पास इतना अधिकार है कि आप काम कर सको, आपके पास वर्क है काम करने के लिए, ठीक है, पॉवर्टी में नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप उनको असेस कर सकते हो। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर। देन उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी, की आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी, की खाना वगैरह होना चाहिए, बेसिक जो फूड नीड्स है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, की आपके यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो खराब नहीं है, क्लाइमेट चेंज वगैरह नहीं है। देन उसके बाद प्रोटेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल क्या है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर मतलब कोई दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई क्राइम वगैरह उसको ना करे, पूरी कम्युनिटी सेफ रहे, बिल्कुल ठीक रहे, तो वो हमारा सिक्योरिटी का पूरा एसेप्ट है। तो इसके अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी सब आता है कि इसके अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी। एक इंसान अलग अलग चीजों से जब सिक्योर रहता है, मतलब तुम्हारे पास पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं है, तुम खाने में ठीक हो, तुम्हारे को पैसा कमाने का तुम्हारे पास पूरा एक वो है कि रोजगार है, कि तुम यहाँ से खाना अपना पेट भर सकते हो, ठीक है, तो ये सब सिक्योरिटी के अंदर आता है। देन उसके बाद जो यूएनडीपी दो फंडामेंटल अप्रोच का यूज करता है, फ्रीडम फॉर फियर, कि आप भाई फ्रीडम हो, मतलब कोई डर वगैरह नहीं है, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम वर्ड, मतलब जो हंगर है, डिसीज है, इन सभी से आप फ्री हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई डर है कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे को ये बीमारी है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारा सिक्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है, तो आप ये सब डाल सकते हो किसके अंदर, सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। देन उसके बाद, देन इसके बाद आपको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी देखना है। ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिर्फ जो लो प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भाई तुम्हारी टेरिटरी सेफ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंद्र वर्मा का जो ढोलकपुर है, वो ढोलकपुर सेफ होना चाहिए। अब इंद्र वर्मा अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिसका एम होता है क्या करना, सिर्फ नेशनल सॉवरिटी को बना के रखना, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी जो फोकस करता है लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है, कि सोशली, इन्वायरमेंटली, सब में आप क्या हो, सिक्योर हो। फिर उसके बाद जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो कवर करता है वाइडर रेंज ऑफ कंसर्न, मतलब इकोनॉमिकली, सोशल स्टेबिलिटी वगैरह होनी चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मिलिट्री और डिफेंस इश्यूज को देखता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो सेंटर है स्टेट, और मतलब स्टेट बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट रखे, उस स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, बॉर्डर्स के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर ज्यादा। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डील करता है एक्सटर्नल थ्रेट से, कि तुम्हारे पर बाहरी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी जो एड्रेस करता है इन्वायरमेंट, डिग्रेडेशन, डिसीज वगैरह, क्राइम वगैरह सबसे, ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा एक्सेप्ट हो जाता है। देन इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, यूनिट 13 के ऊपर। तो यूनिट 13 में देखते हैं इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर शायद एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये टॉपिक आप कर लेना, जहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट करना है। वैसे मैंने काफी बार बता दिया आपको, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है।
बट लेकिन एक बार और देख लो, पॉवर्टी इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन आने के कारण पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अमीर अमीर हो गया है, गरीब गरीब हो गया है। अनइवन ग्रोथ की जो बड़े हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, मतलब रिच रिच होता जा रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है। जॉब लॉसेस होने का बहुत दिक्कत है, ग्लोबलाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनीज आ तो जाती है, लेकिन कंपनी डूब गई, अपनी जॉब भी तो डूब जाएगी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जो गवर्नमेंट है उसका जो मतलब गवर्नमेंट है उसके पास इतना ज्यादा पावर नहीं होता है, एमएनसीज के पास ज्यादा पावर चली जाती है, वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट के काम के अंदर। ठीक है, सोशल कल्चर इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है, जो डाइवर्सिटी लॉस हो जाती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हेट्रोजेनाइज हो रहा है, मटेरियलिज्म काफी ज्यादा है, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अनसस्टेनेबिलिटी हमको इसके अंदर दिखता है। तो एक दो पॉइंट्स आप अपने आप से बना सकते हो कि ऑलरेडी बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। तो एक और चीज आपको और पढ़ाना है, बीपीएससी 104 का कौन सा चैप्टर है वो, इतना तो मेरे को ध्यान भी नहीं है वैसे, देखना पड़ेगा यार। देखते हैं 5 या 6, कुछ ऐसा ही कुछ चैप्टर होगा। ऑटोनॉमी मूवमेंट है ये तो, इंसर्जेंसी मूवमेंट के अंदर होगा वो। हाँ ये रहा, देखो भाई, इंसर्जेंसी क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, ये चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप बोलोगे अब टेररिज्म कहाँ से करेंगे, तो टेररिज्म का भी एक दो डेफिनेशन इसके अंदर गिवन है। तो इंसर्जेंसी और टेररिज्म में क्या है, मैं बेसिक बता देती हूँ आपको। इंसर्जेंसी मतलब सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमारे जो खुद के लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब अपनी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के कुछ लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम इंसर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका एक एम होता है, जो ऑर्डर प्रिवेल कर रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, उसको क्या करना, उसको टेक ओवर कर लेना, उसको हटा देना और ट्रांसफॉर्म कर देना किसको, पॉलिटिकल सिस्टम को। तो ये इंसर्जेंसी का काम होता है। इंसर्जेंसी एक ऑर्गेनाइज आर्म रेजिस्टेंस होता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है उसको ओवरथ्रो करना चाहते हो, और जो हमारे इसके अंदर आते हैं, मतलब जो लोग रेजिस्ट करते हैं या फिर इंसर्जेंसी करते हैं, उनको इंसर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। इंडियन आर्मी डॉक्ट्राइन इससे भी कुछ ऐसा बोला है, ऑर्गेनाइज आर्म स्ट्रगल होता है जिनको सपोर्ट मिलता है बाहर देश से। इंसर्जेंस कभी कभी इसको टेररिज्म के साथ माना जाता है कि टेररिज्म इंसर्जेंसी दोनों है। दोनों के अंदर सेम चीज ये है कि दोनों वायलेंट एक्टिविटीज करते हैं, इंसर्जेंसी में भी वायलेंस होता है और हमारा टेररिज्म के अंदर भी वायलेंस होता है। ठीक है, टेररिज्म को हम देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं टेररिज्म, रुको, इंसर्जेंसी जो, सॉरी, इंसर्जेंसी जो होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको जरूरत होती है मटेरियल की, और उनको मिलता है मोरल सपोर्ट, मतलब कुछ जो हमारी सोसाइटी है वहीं से उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो इंसर्जेंट ग्रुप होता है वो क्या करते हैं, मतलब वो कोई एक इन्फॉर्मेशन उठाते हैं और उसी को प्रोपोगेट कर देते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो टेररिज्म होता है उनको कोई भाई अपने देश के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हमको क्या पसंद है कि टेररिस्ट अटैक हो, नहीं भाई, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन इंसर्जेंसी तो अपने लोग ही करते हैं, तो इसमें सपोर्ट मिलता है। इंसर्जेंसी जो कि काफी चैलेंज है आज के टाइम पे, किस मतलब चैलेंज करता है किसको, अथॉरिटी को, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है उसको, ये पॉलिटिकल चेंज लेकर आने चाहते हैं। लेकिन टेररिस्ट भाई, उनको कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं चाहिए, उनको चाहिए खौफ, वो चाहते हैं वायलेंस, सिविलियन को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सिविलियन को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि भाई देखो इनको अटैक करना है और उनके अंदर फियर बनाना है। तो इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए हम काउंटर इंसर्जेंसी करते हैं, लेकिन जो हमारा टेररिज्म होता है उनको हम वहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसका रिजॉल्व हम कोशिश करते हैं, जो इंसर्जेंसी हो रहा है उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, ये जानने के लिए। तो इंसर्जेंसी दो तीन तरह की है इंडिया के अंदर, एक ट्राइबल एथनिक नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट, मतलब ट्राइबल ट्राइब्स को लेकर होती है, एक रीजन को लेकर होती है, एक आइडियोलॉजिकल होती है। ठीक है, तो आप इसमें वैसे जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी भी पढ़ सकते हो, देन उसके बाद आप इसमें नॉर्थ ईस्ट की भी पढ़ सकते हो, वैसे हमको नॉर्थ ईस्ट का ही पढ़ना है। और पंजाब की इंसर्जेंसी, ये नेक्स्ट लाइट वाला जो आपके बुक के अंदर भी है, तो इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी जहाँ पे हमारी नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ठीक है, लेकिन 8 स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है कि सबके अंदर ही इंसर्जेंसी हुई है, नहीं। 3 ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इंसर्जेंसी हमको दिखे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अगर हम नागा इंसर्जेंसी की बात करें, नागा इंसर्जेंसी जो सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है, मम्मी बोला जाता है इनको सबकी इंसर्जेंसी का, कि सबकी मम्मी कौन, नागा इंसर्जेंसी। नागा क्या होता है, इसका रूट कैसे है, देखो भाई, 20th सेंचुरी, मतलब जब हम बात करें 1980s में, नागा से एक अपना नागा क्लब बनाते हैं। अब ये नागा क्लब कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा था 1929 में सॉवरेनिटी की, कि भाई हमको अपना खुद का अपना सॉवरेन अथॉरिटी चाहिए, कि हम अपना खुद का रूल बना सके, अपनी टेरिटरी को खुद कंट्रोल करें। ठीक है, किसे सिमन जो कमीशन आया था तो उससे पहले। ठीक है, जो मतलब ब्रिटिश थे यहाँ पे,
तो ये जो नागा क्लब है बाद में अपना एक काउंसिल बनाता है, क्या बनाता है, नागा नेशनल काउंसिल, किसके लीडरशिप में, अंगामी जप्पो पिंजो, ठीक है। इसका एम था कि नागालैंड को इंडिपेंडेंट करना है ब्रिटिश से भी और इंडिया से भी, ठीक है। 1947 के अंदर जो एनएनपी है, मतलब नागा नेशनल काउंसिल, ये कहीं ना कहीं डिमांड करती है ब्रिटिश से कि देखो भाई, अपने को चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश तुम कंट्रोल कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपने को अपनी सरकार चाहिए। एट द रिजल्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसको 9 पॉइंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो नागा के एक लीडर थे अकबर हयादरी, ठीक है, इनके साथ होता है, और जो गवर्नर थे असम के उनके साथ होता है। अब ये गवर्नर ऐसा नहीं है इंडियन था ना, ये उस टाइम पे ब्रिटिश लोग थे तो उनके साथ हुआ था, ठीक है। ये हुआ था हमारा जून 1947 में, मतलब जब तक हम आजाद नहीं हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद जब अकॉर्ड साइन होता है तो उसमें नागास को कुछ राइट्स दी जाती है कि जो उनको अपना जैसा लॉ बनाना है, जैसा भी कस्टमरी लॉ वगैरह रखने हैं, उससे वो रूल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मंथ बाद जब नागा भाई हयाद्री एग्रीमेंट होता है, उसके बाद मतलब 14 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिलती है, उससे एक दिन पहले नागालैंड अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। उसके एक दिन बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया। अब इंडिया क्या करता है, नागालैंड को असम के अंदर जोड़ देता है। अब आता है एनएनपी को गुस्सा कि भाई हम तो ब्रिटिश लोगों से डिमांड कर रहे थे कि अलग चाहिए हमको, और इंडिया ने अपने आप के साथ जोड़ लिया। पिंजू करता है क्या, लॉन्च आर्म्स स्ट्रगल इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई हमको नागा स्टेट अलग से चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक इंसर्जेंसी रही। आगे हम बात करते हैं मणिपुर की इंसर्जेंसी। हाँ, ये इसका वो तो बताया नहीं कि कैसे होता है। हाँ भाई देखो, फिर एक एग्रीमेंट होता है क्या, शिलोंग एग्रीमेंट, जो कि 1975 के अंदर होता है एनएनपी और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। ये अकॉर्ड कहीं ना कहीं मतलब पीस तो नहीं कर पाया है नागालैंड के अंदर, लेकिन मतलब परमानेंट पीस नहीं है, पर लेकिन जो शांति थी, थोड़ी बहुत शांति हमको दिखी है। फिर 2015 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट चाहती है, नागास ग्रुप से थोड़ा एग्रीमेंट करती है, उनके इश्यूज को रेस करती है कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, तुम बताओ, पॉलिस कॉन्फ्लिक्ट क्यों करते हो, क्या दिक्कत है वो बताओ, ठीक है। तो इनकी डिमांड को लिया जाता है। आगे चलते हैं मणिपुर के ऊपर। तो मणिपुर की इंसर्जेंसी देखते हैं। तो मणिपुर हमारे साथ एक इंस्ट्रूमेंट साइन करता है जिसको हम बोलते हैं मर्जर एग्रीमेंट, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करता है या मर्ज एग्रीमेंट कि अब भाई देखो, मणिपुर इंडिया के साथ क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, इंडिया का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। ये कब होता है, 1949 शिलोंग के अंदर। अब जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो क्या चाहता था, मतलब एक कम्युनिस्ट लीडर थे हिजाम उलाबुत, जो बोलता है कि भाई मणिपुर को तो अलग से देश बनाना है, इसको तो इंडिया का पार्ट नहीं रखना है। अब होता क्या है कि जो ये हमारा इलाबुत था, इराबुत था, ये क्या करता है, ये अपना गोल को अचीव करना चाहता है कि भाई देखो, ये तो मणिपुर अलग से चाहिए। 1959 के अंदर ही जाके म्यांमार में छुप जाता है, उसी के एक साल बाद ही इसी की डेथ वगैरह हो जाती है कुछ साल में। लेकिन जो इराबुत था वो कहीं ना कहीं बीज तो डाल चुका था मणिपुर नेशनलिज्म का, ठीक है। 1990s में बहुत सारे लोग डिमांड रखते हैं, लेकिन भाई तुम करते रहो, हम क्या अपने देश को तोड़ दे 10 टुकड़े में, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऑपरेशन वगैरह गवर्नमेंट करती है जिसकी वजह से थोड़ा शांति होता है। मीजो इंसर्जेंसी जो कि हमारा 1960s में स्टार्ट होता है, यहाँ पे मीजो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट। अब ये लीडरशिप था लाल धेंगा की, मतलब लाल धेंगा ने एक अपना फ्रंट वगैरह बनाया ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर कौन थे, लाल धेंगा। अब ये आसाम के अंदर आई थी फेमाइन, ठीक है। आज जो मीजो लुसाई हिल के लोग थे, जो कि आसाम का ही पार्ट था, मतलब आसाम की गवर्नमेंट वहां पे उस टाइम पे गवर्न करती थी। मिजोरम जो कि डिमांड कर रहा था कि हमको अलग से स्टेट बनना है, मतलब हमको भाई इसका पार्ट नहीं बनना है, आसाम से अलग करो। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो मीजोस को ले नहीं पा रही थी, मतलब जो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ इतना मदद नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। मतलब इतना फेमाइन आ के रखा है, लेकिन कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है भाई क्या कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये असम वाली गवर्नमेंट तो ऐसे हमारे साथ लीक कर रही है जैसे सौतेली माँ हो, मतलब अपनी माँ की जो फीलिंग ही नहीं आ रही, अपनी सरकार तो लग ही नहीं रही है, और ऊपर से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया शाम को, हमारी लैंग्वेज कहाँ गई। तो मीजोस काफी ज्यादा परेशान थे कि हमारी आइडेंटिटी तो कहीं ना कहीं इरोड हो जाएगी फ्यूचर में, हमारा कल्चर तो रहेगा नहीं, असमी इसका ही प्रोमिनेंट पे रहेगा। तो मीजो नेशनल फ्रंट हमारा एग्जिस्टेंस में आता है 1966 के अंदर, जो कि लॉन्च करता है अब से। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालता है कि अपने को चाहिए सॉवरेन स्टेट मीसोस का। अब एक एग्रीमेंट होता है 1976 के अंदर कोलकाता के अंदर, ठीक है। एमएनएसएफ मतलब मीजो नेशनल फ्रंट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, जहाँ पे नेगोशिएट किया जाता है कि आप भाई वॉयलेंस वगैरह मत करो। देन उसके बाद मीजो अकॉर्ड होता है। अब जो बोला जाता है कि ये मीजो जो अकॉर्ड हुआ था, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और ये एमएनएफ के बीच में, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा था कि जहाँ पे हमारा मतलब एक पेन साइन होने पे ही हमारा जो ये पूरा शांति हो गया, मतलब जो ये इंसर्जेंसी चल रही थी,
जहाँ पे इतना ज़्यादा हमला हो रहा था, वॉयलेंस हो रहा था, जो इंसर्जेंसी थी वो बस एक साइन करने पे शांत हो गई। तो पहली एक ऐसी इंसर्जेंसी है जो मतलब एक साइन करने पे खत्म है, ठीक है? तो ये हमारी मीज़ो अकॉर्ड के अंदर हुआ था। तो ये आप देख सकते हो मीज़ो, मणिपुर और नागा की इंसर्जेंसी, ठीक है? याद कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और बस इतना ही करना है आपको, तो पूरा मैंने करा दिया आपको। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। बस इतने टॉपिक कर जाओ पार्ट 1, 2, 3 के, बस इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत और ना ही किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, बाय। ऑल द वेरी बेस्ट।